नमस्कार डॉक्टर आनंद कुमार। आनंद भाई साहब, आप तो गोवा में हैं और ये एक मतलब संयोग है कि आज हम लोग जब 18 जून 1946 के 75 वर्ष के डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में पहला जो स्वतंत्रता वहां का जन प्रदर्शन हुआ था मडगांव में, उसकी याद कर रहे हैं। तो आप संयोग से गोवा में, और शायद यही इसी को कहा जाता है कि ऊपर वाले ने, मैं तो विश्वास रखता हूँ, आप लोग नहीं, कि इसलिए शायद आपको वहां भेजा हुआ था कि उस दिन अपना कोई साथी वहां पे रहे, अपना कोई सीनियर वहां पे रहे जो याद दिलाए। क्योंकि आज ये 18 जून 1946 का प्रदर्शन केवल समाजवादियों को याद है, और केवल समाजवादी इसकी बात कर रहे हैं। कल भी आप कई जगह थे, आज भी कई जगह बातें होंगी। 1955 के प्रदर्शन की बात बहुत अब नहीं होती है। और 1961 में भी जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे एनजी गोरे साहब, मधु लिम्बे साहब, जिनको हम जिनसे मिले, मतलब एनजे गोरे साहब ने मधु लिम्बे साहब से इतना वो रहा, मधु दनवते जी, भाई वैद्या जी, और लखनऊ में एक थे डॉक्टर दाऊजी गुप्ता, और उनके पास आप जब भी जाइए तो उनको हरदम याद, वो कुछ ना कुछ गोवा की याद जरूर करते थे। जैसे उनका जो, वो तो अब कांग्रेस में हो गए थे, लेकिन उनका पुराना समाजवाद मुझे देख के जब भी जागृत होता था तो बिना गोवा की बात किए उनसे वो नहीं होता था। मैंने जब मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि इसका सारा श्रेय, हम लोग जनवरी में कभी मैं सुभाष चंद्र बोस की कुछ बात कर रहा था, तो आनंद भाई साहब ने तब मुझसे कहा था कि भाई तुम इसमें गोवा लिबरेशन की भी बात करो। और उस समय उन्होंने कहा था कि उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसको अगर कुछ करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं उस वजह से मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये करना जरूरी है। और फिर हम लोगों ने इसको इस रूप में आप देख रहे हैं कि जो आज आ रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि इस 18 जून 1946 से समाजवादियों का एक भावनात्मक रिश्ता है, थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता दीजिए, फिर हम आगे आपसे दो चार प्रश्न और करेंगे। देखिए, गोवा भारत के भूगोल का तो हिस्सा है ही, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब यूरोप फैलने लगा तो एक तरफ वास्को डिगामा भारत और कोलंबस उत्तरी अमेरिका जहाजी बेड़ों के साथ पहुंचे और उन्होंने गुलाम बनाना शुरू किया एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका के लोगों को, और इसमें गोवा उनका पहला अड्डा बना। 1510 में गोवा पर बीजापुर के नवाब से युद्ध करके और कुछ घरेलू भेदियों की मदद से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया। देखने में गोवा एक छोटा टापू जैसी जगह है, लेकिन समुद्री राजनीति और कूटनीति की दृष्टि से पूरे पूर्वी विश्व के लिए, पूरब के लिए, ईस्ट के लिए वो प्रवेश द्वार बना। और शिवाजी महाराज से लेकर के और आजादी की लड़ाई के भारत छोड़ो आंदोलन तक कई लहरें उठी, लेकिन कोई लहर पुर्तगालियों को कमजोर नहीं कर पाई। राम मनोहर लोहिया जी भारत छोड़ो आंदोलन के महानायकों में से थे। उनको अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन की सजा के तौर पर लाहौर किले में, फिर आगरा जेल में बड़ी यातनाएं दी थी। जब वो जेल से छूटे अप्रैल 1946 में, तो अपने इलाज के लिए जर्मनी के दिनों के विद्यार्थी मित्र और गोवा के एक पुराने परिवार के डॉक्टर मेनेजिस के निमंत्रण पर गोवा गए। जैसे ही वो गोवा पहुंचे, उनसे मिलने वालों की कतार बन गई। डॉक्टर मेनेजिस ने लिखा है कि करीब 3 दिनों में ही 150 से ज्यादा बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग, व्यापारी, विद्यार्थी, राजनीतिक कार्यकर्ता, वकील, तमाम पत्रकार, तमाम तरह के लोग उनसे मिले। लोहिया भारत छोड़ो आंदोलन की श्रेष्ठतम प्रवृत्ति के प्रतीक थे, जिसका मतलब था कि अन्याय का प्रतिकार तत्काल होना चाहिए। लोहिया ने यही बात उनसे कही कि आप जो शिकायतें लेके आए हो, ये 450 साल की शिकायतें हैं। अंग्रेज जा रहा है भारत छोड़ करके, तो एक दिन तो गोवा से पुर्तगाल को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंग्रेजों की बैसाखी पर ही पुर्तगाल ने कब्जा बना रखा है। लेकिन अगर आप तत्काल कुछ करना चाहते हो तो चलो एक मीटिंग करते हैं। उस समय गोवा में
अपने बच्चे की शादी का कार्ड भी छपवाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। जन्मदिन के लिए परिवार वालों को इकट्ठा करने के लिए मोहल्ले वालों को भी सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी। बड़ी क्रूर सरकार थी, क्योंकि खुद गोवा में भी उस समय के नेता सालाजार थे प्रधानमंत्री, जो हिटलर और मुसोलिनी की परंपरा के तानाशाह थे। तो जब पुर्तगाल में ही कोई नागरिक आजादी नहीं थी, तो पुर्तगाल की कॉलोनी गोवा में तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन लोहिया ने जब ये सूचना और ये नियत बताई, तो लोगों ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों ने कि थोड़ा रुक जाइए, हमको 6 महीना तैयारी के लिए समय दीजिए। तो लोहिया तो गांधी की ट्रेनिंग के आदमी थे और उन्होंने कहा कि आंदोलन ही संगठन बना देते हैं, और तुम लोगों ने तो 450 साल तक इंतजार किया है, अब और समय लेने से क्या नया करोगे, चलो मीटिंग में पहुंचो। और ये 18 जून का दिन, मडगांव का मैदान, लोहिया और अपने मित्र डॉक्टर जूलियाओ मेनेजिस के साथ जब पहुंचते हैं, तो पुर्तगाल की सरकार घबराई हुई थी। इस तरह का कोई एलानिया कानून तोड़ करके नागरिक अधिकारों के लिए कोई इतनी बड़ी औकात और हैसियत वाला नेता कभी गोवा की धरती पर आया नहीं था। लोहिया के वहां पहुंचने के पहले ही हजारों लोग पहुंच चुके थे। तो लोहिया जैसे ही मीटिंग के लिए बढ़े, वहां का जो उस समय का पुलिस का सबसे बड़ा अफसर ड्यूटी पर था, उसने रिवॉल्वर निकाल ली और लोहिया की कनपट्टी पर लगा दिया। लोहिया ने उसको खिलौने की तरह से हटाया, कहा देखो अगर गोली चलाओगे तो क्या नतीजा निकलेगा, ये तुम सोच लो। वो भी बेचारा घबरा गया, सोचा कि हमारी एक रिवॉल्वर और ये हजारों लोगों का उत्साह। फिर लोहिया ने भाषण देना शुरू किया, उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया। तैयारी ऐसी थी कि लोहिया का भाषण पहले से छपा हुआ था और वो छपा भाषण लोगों में बंट गया। पुलिस लोहिया को ले गई, 48 घंटे तक जेल में रखा, लेकिन उस भीड़ ने फिर घर जाने से इनकार किया और जगह जगह दूसरे दिन यानी 19 जून को पूरे गोवा में लोगों ने प्रदर्शन किए, हड़ताल की, धरने दिए। और इतनी घबराई गोवा की सरकार कि पहली बार उनके इतिहास में एक विपक्षी को, एक चुनौती देने वाले को 48 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। और यहां से एक साहस पैदा हुआ। लोहिया की आवाज में से गोवा की गूंज बनी। लोगों ने गांधी टोपी पहनकर महात्मा गांधी की जय, डॉक्टर लोहिया की जय करके जगह जगह छोटे बड़े कार्यक्रम शुरू कर दिए। लोहिया को जब बाहर निकाला गया तो उन्होंने फिर बिल्कुल सत्याग्रही अंदाज में किया कि आज तो तुम हमको बाहर निकाल रहे हो, मैं नोटिस देके तुम्हारी भी तैयारी रहे, हमारी भी, 3 महीने बाद मैं फिर आऊंगा। इस बीच में गांधी जी ने बयान दे दिया दिल्ली से। इस बीच में देश और विदेश में चर्चा होने लगी कि ये गोवा का और पुर्तगाल का क्या मामला बनेगा, क्या भविष्य होगा। गोवा में भी बहस होने लगी। इससे ज्यादा उस समय गोवा की कुल आबादी 5 लाख थी और उसमें से लगभग 1 लाख लोग गोवा से बाहर रोजी रोटी कमाते थे। और उन लोगों में ज्यादातर लोग बंबई, पूना, बेलगांव, रत्नागिरी में होते। उन लोगों के अपने छोटे बड़े संगठनों का एक इतिहास था। लेकिन लोहिया की गिरफ्तारी के पहले वो दिशाहीन थे। इस घटना के बाद उनको भी लगा कि जब लोहिया पहुंच गए वहां पर तो हम क्यों घर बैठे रहेंगे। तो 3 महीने बाद जब डॉक्टर लोहिया 29 सितंबर को दोबारा पूरी नोटिस के साथ गोवा आए, सत्याग्रही के अनुशासन के साथ, इस बार फिर गोवा की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। लेकिन इस बार गोवा के लोग ज्यादा तैयार। लोहिया को उस बार 10 दिन जेल में रखा गया, अगवाद किले में। उसको अब आज गोवा की सरकार ने संग्रहालय बना दिया है, क्योंकि लोहिया के बाद फिर जो दूसरी लहर आई उसका भी नेतृत्व सभी दलों ने किया। लेकिन उसमें समाजवादियों की, नाना साहब गोरे से लेकर के मधु दंडवते की बड़ी भूमिका थी। ये लोहिया की गिरफ्तारी दूसरी बार की, 10 दिन की गिरफ्तारी, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटना बन गई, क्योंकि उस समय अंग्रेजी साम्राज्य का पांव उखड़ रहा था। दिल्ली में चर्चा चल रही थी कि अब अंग्रेज जाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे में गांधी ने फिर बयान दिया और कहा कि लोहिया की गिरफ्तारी पूरे देश के लिए अपमान की बात है और लोहिया ने जो काम किया है उससे हम सब की आंख के आगे गोवा की तस्वीर आ गई है। ये बदनुमा दाग है, इसको हमें मिटाना होगा। उस समय थोड़ी दुविधा थी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के बंटवारे के समय बहुत सारी देशी रियासतों को भी अंग्रेजों ने उकसा रखा था
कि तुम भी अपनी अपनी अलग अलग एक तरह से हैसियत बनाओ। तो हैदराबाद, जामनगर, कश्मीर, तो जवाहरलाल जी जो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी बन गए थे, उन्होंने लोहिया को और लोहिया के पहले गांधी जी को कहा कि ये गोवा का मोर्चा अभी न खोला जाए। क्यों? क्योंकि गोवा की सरकार पुर्तगाल की सरकार है, 450 साल का मामला है, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, इसमें कानूनी पचड़े भी हो जाएंगे, कश्मीर उलझ ही चुका है, हम गोवा को अभी रोक दें। लोहिया ने बहुत अनमने तरीके से अनुशासन में आकर के गांधी के साथ नोआ खाली जाकर के फिर सांप्रदायिक आग बुझाने का काम किया और कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक परछाई की तरह गांधी जी के साथ। इस बीच में जब आजादी आ गई तो उधर गोवा भी पुर्तगाल की कॉलोनी के रूप में नाटो का हिस्सा बन गया, यानी पुर्तगाल ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, जो कोल्ड वॉर की राजनीति में अमेरिका का दांव था। और उससे गोवा पुर्तगाल का, पुर्तगाल नाटो के देशों का, अमेरिका की संधि के कारण वो कोई भी कार्रवाई होने पर जरूर हस्तक्षेप करते और अंग्रेज और अमेरिकी दोनों गोवा के बहाने भारत के साथ छेड़खानी जारी रखे हुए। कुछ समय बीता, 52 का चुनाव आया, तब तक गोवा के लोग और गोवा की आजादी के लिए परेशान लोग एक तरह से निराश हो चुके थे कि जवाहरलाल जी और सरदार पटेल की सरकार कुछ करने वाली नहीं। और आप जानते हैं कि उसी समय कोरिया का युद्ध और देश में और विदेश में एक नई विदेश नीति की तलाश भी हो रही थी। जवाहरलाल जी बराबर ये कहते रहे लोकसभा में चर्चा होने पर कि हम कुछ इंतजार कर लें, हमारे बस में तो है कि सेना की कार्रवाई करने से ये सुलझ जाएगा, लेकिन हम हिंसा का रास्ता नहीं, संवाद और अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। आपको याद होगा कि उसी समय 1954 में उन्होंने चीन के साथ भी पंचशील समझौता किया था और तिब्बत की अनदेखी की थी और बातचीत के रास्ते पौंडीचेरी तक फ्रांस की हुकूमत से भारत में वापस आ गया था। तो एक उदाहरण भी उनके सामने था कि फ्रांसीसी सुधर गए, पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बन गया, गोवा भी बन जाएगा। लेकिन गोवा को लेकर के नाटो की सरकारें, पुर्तगाल की सालाजार की सरकार और इंग्लैंड और अमेरिका की सरकारें हमें परेशान करने पर उतारू। तो फिर दोबारा एक आंदोलन हुआ आनंद जी, और इस आंदोलन का नेतृत्व उस समय के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। उसमें सभी पार्टियों के लोग, समाजवादी अगर नाना साहब गोरे थे तो जनसंघ के जगन्नाथ राव जोशी थे, त्रिदीप चौधरी जो उस समय लोकसभा के सदस्य थे बंगाल से, फॉरवर्ड ब्लॉक के बड़े नेता थे और वो उसका हिस्सा बने, राजाराम पाटिल जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। असल में तो गोवा सत्याग्रह में जो दोबारा लहर आई 54, 55, 56 में, इसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जनसंघ, समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने, जिसका भी नाम लीजिए, बहुत बड़ा सर्वदलीय अभियान था। दुर्भाग्य से उस समय भी तुरंत महाराष्ट्र के यानी बंबई राज्य के बंटवारे का आंदोलन शुरू हो गया। संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने बंबई को महाराष्ट्र में रखने का आंदोलन छेड़ दिया। उधर गुजराती गुजरात को अलग करना चाहते थे, तो फिर गोवा की लड़ाई धीमी पड़ गई। फिर भी 15 अगस्त 1955 को इस आंदोलन के संगठनकर्ताओं ने, जिसमें लोकमान्य तिलक के पोते जयंत राव तिलक खुद सेक्रेटरी थे कमेटी के, उन्होंने महासत्याग्रह का आयोजन किया। उस दिन 3,500 लोग सारे देश से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तो और गुजरात के थे ही, पहुंचे। आपको यकीन नहीं होगा, हमको भी यकीन नहीं होता है कि सत्याग्रह की कोख से पैदा तब की भारत सरकार के नायक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, जवाहरलाल प्रधानमंत्री, गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मोरारजी देसाई बंबई के मुख्यमंत्री, ये लोग थे। सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह शांतिपूर्ण था, लेकिन गोवा की सरकार ने गोली चलाई, दर्जनों लोग मारे गए, दर्जनों लोग मारे गए, लाशें गिर गईं, लेकिन दिल्ली की सरकार और बंबई की सरकार ने अनदेखी की। और उस पर फिर आचार्य कृपलानी ने, जो न सिर्फ गांधी जी के दाहिने हाथ थे, तब तक वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी हो चुके थे, लोकसभा के सदस्य भी थे, उन्होंने बंबई पहुंच के पूछा इन सत्याग्रहियों के नेताओं से कि ये क्या कर रहे हो, तुमको मालूम नहीं है कि दिल्ली की सरकार विश्व शांति के मसीहा बनने की तैयारी में है,
वो सम्राट अशोक का वारिस अपने को समझते हैं, और तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, कब तक लोगों की लाशें गिराओगे, अभी इसको रोको। आंदोलन रुक गया, लेकिन वो गांव गांव फैल गया। क्योंकि ये अखिल भारतीय आंदोलन था, इसलिए इसका दबाव बनता रहा। जहां भी कांग्रेस के नेता जाते थे, पत्रकार वार्ताओं से लेकर के चुनाव सभाओं तक पूछा जाता था कि गोवा में कब तिरंगा लहराएगा, और गोवा के लोग तो कसमसा रहे थे। क्योंकि वो पीढ़ी जो स्कूल में बच्चे थी 1946 में, 1960 आते आते 14 साल बाद जवान हो चुकी थी। गोवा का राजनीतिक नेतृत्व बदल चुका था। इस बीच में गोवा की सरकार ने जिन जिन ने आजादी का झंडा उठाया, उनको गिरफ्तार करके बरसों बरस की कैद दी। ये जो भारत के राष्ट्रीय नेता गए थे, इन सबको 10-10 साल की कैद हुई थी, 10 साल जवानी का, जिंदगी का। लेकिन उनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी। और जो गोवा के अपने नागरिक थे, गोवा के निवासी थे, उनको तो गिरफ्तार करना, लंबी कैद देना 28-28 साल की। और जैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों को काला पानी, अंडमान निकोबार भेजते थे, इनको लिस्बन की जेल में, दूर गोवा और अफ्रीका में जो गोवा की कॉलोनीज थी, वहां की जेलों में डालना शुरू कर। ये बहुत भयानक माहौल था। एक तरफ सत्याग्रहियों पर गोली चलाना बेशर्मी से, और दूसरी तरफ जो गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाते थे, उनको 20-20, 28-28 साल की सजा दे करके दूर भेज देना। इससे थोड़ा माहौल बदला हुआ था। एक हिस्सा ऐसा भी बना गोवा के आंदोलन में जिसने भूमिगत हिंसा का रास्ता अपनाया। होता भी है हर आंदोलन में कि एक तरफ अहिंसा के लोग होते हैं, दूसरी तरफ गरमपंथी दावा करने वाले बंदूक रिवॉल्वर की भी बात करते हैं। उनका भी करीब करीब वही हाल हुआ कि वो जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी में लोग थे, कहीं कुछ पुलिया तोड़ दी, किसी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, इससे ज्यादा वो बेचारे नहीं कर पाए। उनका भी कुछ लोगों की जानें गई, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, और वो ताना बाना टूट गया। ये जो दबाव बन रहा था गोवा के सत्याग्रह के सफलता के कारण, इस दबाव से विवश होकर के 1961 में जब चुनाव का माहौल बनने लगा अगली लोकसभा का, उस समय महाराष्ट्र में और कर्नाटक में इतनी नाराजगी थी कि स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने दबाव डाला कि इस चुनाव में बिना गोवा का मसला सुलझाए हम जाएंगे तो हमारी बड़ी फजीयत होगी। तो जवाहरलाल जी ने उस समय के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री रक्षा मंत्री हो चुके थे, पहले विदेश मंत्री थे, कृष्ण मेनन के आग्रह से पुलिस कार्रवाई, सेना कार्रवाई के लिए जनरल चौधरी को कहा। सबको सुखद आश्चर्य हुआ कि 48 घंटे के अंदर पुर्तगाल की सरकार ने घुटने टेक दिए। 17 तारीख को भारत की सेना, कुछ हजार सैनिक गोवा की धरती पर प्रवेश करते हैं, और 19 दिसंबर को गोवा का वायसराय पणजी में सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है। इस तरह से ये कहानी 2 तारीखों से जुड़ी है। 18 जून 1946, जिस दिन लोहिया ने गोवा को जय हिंद कहना सिखाया और जेल के सलाखों में खुद अपने को गिरफ्तार करा के जेल का डर दूर किया, गोवा की पुलिस और सेना का डर दूर किया। और 19 दिसंबर 1961, जिस दिन 15 साल लगातार कोशिश करने के बाद भारत की सरकार ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर 48 घंटे के अंदर गोवा पर 450 साल से लहरा रहा पुर्तगाली झंडा उतरवाया, तिरंगा लहराया, और तब से अब तक हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस और 19 दिसंबर को गोवा स्वतंत्रता दिवस उसी उत्साह से मनाया जाता है। इस उत्साह से हम भारत में 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत दिनों तक गोवा के सत्याग्रह में योगदान देने वालों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला। उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि गोवा के आजाद होने के तुरंत बाद 15 साल की देर के लिए प्रायश्चित करने की बजाय, मुआवजा देने की बजाय, गोवा पर यह दबाव बढ़ने लगा कि इसको महाराष्ट्र का हिस्सा बना दिया जाए। सुखद समाचार ये बना कि भारतीय राजनेताओं ने विवेक का इस्तेमाल करके, गोवा अकेला उदाहरण था जहां जनमत संग्रह कराया कि आप अपनी अस्मिता को अलग रखना चाहते हैं या महाराष्ट्र में जुड़ना चाहते हैं। बड़े बहुमत से गोवावादियों ने इस जनमत संग्रह में कहा कि नहीं, हमारी अस्मिता रहेगी, और कुछ ही दिनों बाद
कोंकणी भाषा को गोवा की राजभाषा बनाया गया और तब से अब तक गोवा के नवनिर्माण की यात्रा जारी है। आज गोवा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की तुलना में दुनिया में ज्यादा लोकप्रिय जगह है। बहुसंस्कृति, बहुधर्मी, बहुभाषी होने के साथ ही यह इस समय प्रकृति के द्वारा संवारा गया सबसे खूबसूरत राज्य है, जिसका जीडीपी यानी औसत आमदनी भारत की औसत आमदनी से 2.5 गुना ज्यादा है। यहाँ साक्षरता लगभग 95%। यहाँ के लोग बड़ी तादाद में 60% के करीब हिंदू हैं, 28-29% ईसाई हैं, 7-8% मुसलमान हैं। लेकिन यहाँ सांप्रदायिकता की कोई स्मृति नहीं। हाँ, इधर जरूर कुछ दिनों से गोवा में हिंदुत्व की राजनीति का दबाव है, जो जगह जगह गैर जरूरी मुद्दों को उठाता है, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाता है। आप जानते हैं कि पिछला चुनाव जो 2019 में हुआ, उसमें बहुमत भाजपा को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खरीद बिक्री की। तो इस समय गोवा के लोग अपनी राजनीति से बहुत दुखी, क्योंकि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, खरीद बिक्री का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी अस्मिता में बहुत गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि गोवा की आजादी के बाद, जैसा मैंने कहा, उनके इलाके की बहुमत की भाषा कोंकणी फिर से जागृत हो गई। आज कोंकणी का साहित्य पूरे भारत में जो साहित्य की धारा है देशी भाषाओं की, उसमें अगली कतार में है। दूसरे जो गोवा के लोग हैं वो भारत से इस तरह से जुड़े हैं कि अभी गोवा की आबादी का लगभग 40% ऐसा है जो गोवा में नहीं जन्मा, लेकिन उससे कोई अंदरूनी और बाहरी का कोई झगड़ा नहीं। और तीसरा, गोवा की आमदनी के लिए सबसे बड़ा साधन उनके यहाँ पर्यटन व्यवसाय है, जिसमें विदेशी उतने ही तादाद में आते हैं जितने देशी, क्योंकि गोवा के लोगों में एक नरमी है, एक भारतीयता है, एक अतिथि देवो भव का संस्कार है। तो आज आपने गोवा की कहानी फिर से याद कराने के लिए जो अभियान शुरू किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि व्यापक भारत में इस तरह की रोमांचक कथाओं का कोई सिलसिला नहीं है, और उसको याद करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारा एकता का भाव भी बढ़ेगा। गोवा वालों को भी याद आएगा कि आपकी आजादी के लिए भारत के हर हिस्से के लोग आए, बहुतों ने अपना खून बहाया, और बाकी हिस्सों को याद आएगा कि हमने गोवा को पुर्तगालियों की हुकूमत के अंदर अपनी आजादी के बावजूद 15 साल रहने दिया। ये अक्षम्य अपराध था। इसलिए जब जब चर्चा होगी, गोवा को कुछ ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, ज्यादा मलहम मिलना चाहिए, क्योंकि हमसे एक बड़ी भूल हुई थी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई साहब।